वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से आपका गेस किया गया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो उसका आप क्या करेंगे, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसको जाने जाते थे, ठीक है। माल्थस को या फिर एडम स्मिथ को या फिर जॉन रॉबिन्स को या फिर जेबी से को। तो इसको जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है, ठीक है। 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र की जो मतलब दो शाखाएं हैं, समष्टि और अर्थ, यानी समष्टि और व्यष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो अध्ययन किया जाता है, इसमें छोटे लेवल यानी एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर, एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसका स्टडी जो किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है, यानी छोटा ब्रांच अर्थशास्त्र का। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है छोटे छोटे चर का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगर आप समष्टि की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो किया जाता है वो बड़े लेवल में अध्ययन किया जाता है, बड़े बड़े टॉपिक्स का, जैसे कि नेशनल इनकम यानी एनआई हो गया, जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएमपी हो गया। ये सारी चीज का जो स्टडी किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आपको पूरा तरह से बेसिक अंतर मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये देखिए आपका डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये बात जो कही ये किसने कही थी, 2021 का एनुअल एग्जाम में, सॉरी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में, आपका बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था। हिग्स ने, केन्स ने, फिर रॉबिन्सन ने, फिर मार्शल ने। तो ये बात जो कही थी, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रॉबिन्स साहब ने। यानी रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। ये दोस्तों ये काफी मतलब क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज शेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि काफी कम समय बचा है और अपने दोस्तों का भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सबको साथ में बराबर लेकर के चलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मांग के नियम का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। आय और मांग के बीच या फिर मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। मांग के नियम का जो रिलेशन होता है ये किसके बीच होता है, मूल्य और मांग के बीच। यानी मूल्य और मांग के बीच इसका रिलेशन होता है मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है, सिंपल सी बात समझ जाइए। मांग का नियम, अगर किसी चीज का मूल्य यानी वैल्यू अगर बढ़ेगा, किसी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो मांग वहां घटने लगेगा, ठीक है। मांग घटने लगेगा क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा तो सब कोई इसको खरीदने नहीं पाएगा, तो वहां डिमांड मतलब सब कोई पीछे हटेगा। यानी गरीब लोग उसको खरीदने नहीं पाएंगे तो वहां पीछे हट जाएगा, तो उस वस्तु का डिमांड वहां घट जाएगा। अगर मूल्य में कमी आएगी तो मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। यही क्या है, मांग का नियम है, यही क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती, ठीक है। यानी सार्वजनिक वस्तुएं स्पर्धी नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से, किसी व्यक्ति के इस्तेमाल करने से, उपयोग करने से या फिर खर्च करने से वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आती, कोई डिफिशिएंसी यानी जो कोई मतलब कमी नहीं बुझाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समीकरण एमडी बराबर हो जाएगा आरपीवाई। यह बतलाता है, किस चीज को बतलाता है, मुद्रा की मांग। यानी 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये चीज जो शो करता है, ये चीज क्या शो करता है कि धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। यानी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, ये चीज को बतलाने का कोशिश करती है ये समीकरण, ये इक्वेशन, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर। विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी जो होती है वो कितना होती है, ठीक है। विलासिता वस्तु के यानी
2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होती है 1 से कम होती है, यानी लेस देन 1, 1 से कम होती है इसकी लोच, इसकी इलास्टिसिटी, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन की जो अवधारणा होती है, उत्पादन की अवधारणा है कुल उत्पाद या फिर सीमांत उत्पाद या फिर औसत उत्पाद या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों के तीनों। उत्पादन की अवधारणा कुल उत्पाद भी है, सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, औसत उत्पाद एपी जिसको एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपी, एमपी और एपी। ठीक है, ये तीनों के तीनों उत्पादन की अवधारणाएं हैं, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 पूछ रहा है कि चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, यानी चार क्षेत्रीय मॉडल के बारे में आपको पढ़ाया गया। ये जो मॉडल हो जाएंगे, ये मॉडल हो जाएंगे परिवार, फॉर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएंगे चार फॉर्म मॉडल, यानी चार क्षेत्रीय मॉडल। परिवार क्षेत्र पहला होता है, फॉर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया, चार क्षेत्रीय मॉडल इसी से शामिल है, यानी चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो ये तीनों, ये चारों चीज इसमें शामिल होते, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहे कि तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। हम पहले चार क्षेत्रीय मॉडल पढ़े, अब तीन क्षेत्रीय मॉडल के बारे में पूछा गया। तो तीन क्षेत्रीय मॉडल में जो शामिल होते हैं उसमें परिवार क्षेत्र होते हैं, सरकार क्षेत्र होते हैं और फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अंदर क्या है, यहाँ देखिए परिवार, फॉर्म और सरकार, ये तो तीन क्षेत्रीय मॉडल हो गया, प्लस इसका विदेशी क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये आपका चार क्षेत्रीय मॉडल हो जाए। ठीक है, लेकिन ये तीन क्षेत्रीय मॉडल में परिवार, सरकार और फॉर्म आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई क्या या फिर कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में अंतर जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पाद, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या करा कि परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, यानी परिवर्तनशील साधन के इकाई, यानी परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको जो कहा जाता है ये सीमांत उत्पाद भी कहते हैं और औसत उत्पाद भी कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से सभी, यानी सॉरी आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या करती है, कीमत को ग्रहण करती है, कीमतों को निर्धारित करती है। तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता, फुल प्रोडक्ट, ये जो होता है फुल कंपटीशन, तो उसमें फर्म जो होता है उसका कुछ नहीं चलता, तालगल उसका नहीं चलता, तो वो कीमत को ग्रहण करती है बैठे बैठे, यानी वो जितना कीमत देगा ग्राहक, जितना कस्टमर जितना वस्तु का कीमत को देगा उतना लेगा, क्योंकि फुल्ली कंपटीशन है वहाँ। ठीक है, फुल्ली कंपटीशन में जब होती है तो एक दुकान थोड़ा ना होता है, 1 से 1000 दुकान होते हैं, 2-3 दुकान नहीं होते, बहुत दुकान होते हैं। अगर यहाँ कस्टमर के पास ज़्यादा अगर रुपया मांगेगा वो दूसरे दुकान के पास चल जाएंगे, क्योंकि फुल्ली कंपटीशन चल रहा है, ये दुकानदारों के बीच फुल्ली कंपटीशन चल रहा है। सब कोई चाहेगा कि हम कस्टमर को अपनी ओर खींचें, तो वो कस्टमर जो देगा उसी को वह ग्रहण कर लेता है, उसी को वह एक्सेप्ट कर लेता है, जो कीमत पर जो सामान बिकता है उसी, मतलब जो दाम देता है उसी को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, फॉर्म में, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म कीमत को ग्रहण करती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में इक्वल होते, क्या होते, इक्वल होते। तो ये जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु को क्या कहते हैं, संतुलन कीमत। क्या कहते हैं, संतुलन कीमत पर ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, मांग और पूर्ति आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन से अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति क्षय को ध्यान में रखा। ठीक है, पूर्ति क्षय को ही मतलब क्या रखा, ध्यान में रखा। तो ये जो अर्थशास्त्री थे वो अर्थशास्त्री कौन थे, ये थे डेविड रिकार्डो। यानी डेविड रिकार्डो क्या किए थे, ये एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो कीमत निर्धारण में केवल और केवल पूर्ति क्षय को ही वो मतलब ख्याल में रखे, ध्यान में रखे, अपना थ्योरी में रखे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, कौन अर्थशास्त्री है वो आपको बताना है। तो यहाँ जो अर्थशास्त्री है वो कौन से, वाल्रस और जेवेंस,
वालरस और जेबेंसे के अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी बोथ, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच होती है, इलास्टिसिटी कैसे होती है, इलास्टिसिटी आपको पूछा गया है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है पूर्णतया बेलोजदार। क्या होती है? पूर्णतया बेलोजदार, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है, तो अल्पकाल पूर्ति वक्र में जो पाया जाता है ना, तो उसमें पाया जाता है कम लोचदार। ये जो होती है पूर्ति वक्र, ये जो होती है इसमें कम इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी पाई जाती है। क्या? यानी कम लोचदार होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। दीर्घकाल पूर्ति वक्र जो होता है अत्यधिक लोचदार या फिर अत्यधिक बेलोचदार, कम लोचदार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकाल पूर्ति वक्र जो होती है ना, ये होती है अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? अत्यधिक लोचदार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि किस बाजार में फॉर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। ये 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपको जितने भी बाजार के टाइप से होते हैं वो सारा चीज आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो याद कीजिए, इसका जो करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फुल्ली कंपटीशन, यानी जहां फुल्ली कंपटीशन चलती है दुकानों के बीच, दुकानदार के बीच, बिजनेसमैन के बीच। तो उस मार्केट में कोई भी फॉर्म आ भी सकता है और आकर के वस्तु का उत्पादन करके बेच भी सकता है, और उनका मन चले, उनका अगर नहीं चलेगा तो वो जा भी सकता है। यानी आगमन और बहिर्गमन, आना और जाना स्वतंत्र होता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। क्योंकि ये बाजार मतलब खुले ओपन होता है, यानी सभी कस्टमर का, सभी क्रेता विक्रेता को सभी चीज मालूम रहता है कि कौन सी वस्तु कहाँ कितनी कीमत पर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की खासियत होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित थे? ये अमर्त्य सेन का अच्छी खासी दोस्ती थी डॉक्टर महबूब उल हक के साथ, ठीक है। तो ये किस देश के थे आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ये कहाँ के थे? भारत के थे, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला जो एसडीआई रिपोर्ट जो तैयार हुआ था ना, इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें, ठीक है। ये दोनों दोस्त का, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के, ये अमर्त्य सेन इंडिया के, ये दोनों दोस्त थे। ये दोनों का काफी बहुत बड़ा योगदान रहा है एसडीआई रिपोर्ट में, यानी यूएनडीपी द्वारा जो छापा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन आपको निकालना है। यहाँ जो सही कथन होंगे, श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। यानी मजदूरी की डिमांड कौन करता है? जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन करता है। कारखाना में उत्पादन कौन करता है? जो कारखाना का मालिक, यानी कारखाना का मालिक श्रम का मांग करता है, कितना मजदूर चाहिए, नहीं चाहिए, ये इस पर इसका बात, ये सही बात है, ठीक है। अब देखिए, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, सही बात है। वो कम उत्पादन करना चाहेगा, ज्यादा वस्तु उत्पादन नहीं करना चाहेगा, कम वस्तु बनाना चाहेगा, तो वो ज्यादा फालतू, मतलब ज्यादा तो श्रमिक नहीं मानेंगे, ज्यादा श्रमिक, ज्यादा मजदूर लोगों तो नहीं मंगाएंगे ना, मंगा के बैठा के रखेंगे क्या? नहीं। तो श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है 100%, ठीक है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी है। सीमांत उत्पादकता तो है ही, ये तो लास्ट स्टेज है ना, सीमांत उत्पादकता। तीनों बात आपका करेक्ट, तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जो ये एक तरह से नेट नेशनल प्रोडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। निजी आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको सिंपल सी बात है, इसको कहा जाता है निजी आय। यानी कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निजी आय, प्राइवेट इनकम कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 आपका स्क्रीन पर रखा गया कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? केवल, यानी केवल और केवल जो सम्मिलित किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं को और उपभोग वस्तुओं को, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28। राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण है आपका I-S प्लस G-T बराबर M-X में जो है M-X है, ठीक है। तो M-X जो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट किसको करता है? ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, आयात माइनस निर्यात, ठीक है, राजस्व व्यय, उसके बाद क्या हो जाएंगे? व्यापार घाटे, इसको भी इंडिकेट करता है M-X, ठीक है। यह समीकरण है इक्वेशन में, तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है? 27 का राइट आंसर क्या हो गया?
28 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यापार चक्रों का सिद्धांत, बिल्कुल। आर्थिक विकास का सिद्धांत, सही बात है। सामान्य कीमत पर एवं सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, सही बात है। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, ये सारे चीज का जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या? व्यापार चक्र। क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है पूरे अच्छे तरीके के, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरी तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।